कौरव 100 थे और पांडव 5, लेकिन जीत पांडवों की हुई क्योंकि पांडव सच और धर्म की ओर थे। ठीक उसी तरह हमारा देश भारत धर्म और सच की राह पर है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश की जमीन नहीं छीनी। भारत ने सीमा की लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान किया। इसके विपरीत चाइना अधर्म की ओर बढ़ता जा रहा है और अपने पापों का हिसाब ना करते हुए चाइना अपना विस्तार करने में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इंटरनेट पर कुछ बेहद ही खास टॉपिक की तलाश कर रहे थे। अभी हमारी नज़र एक वीडियो पर गई जिसे देखने के बाद शायद हर भारतीय के अंदर की आग भड़क उठे। ये वीडियो है भारत के लद्दाख सीमा पर स्थित LAC बॉर्डर का, जिसमें भारतीय सेना ने चीनी सेना के एक जवान को अपने कब्जे में तब ले लिया जब चीनी सेना ने भारतीय सेना के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इस चीनी सैनिक के भारतीय सेना के कब्जे में आ जाने के बाद चीनी सैनिक अपने साथी को छोड़ भाग खड़े हुए और दूर से ही भारतीय सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने लगे। और अब हाल ही में हुई एक घटना ने पूरे देश का दिल बुरी तरीके से झकझोर दिया। बीते दिनों 15 जून सोमवार की रात को गलवान घाटी में सीमा विवाद ने तब गंभीर रूप ले लिया जब चीनी सैनिकों ने बातचीत के दौरान भारतीय सैनिकों पर बेहद बर्बरता से हमला किया। इस बर्बरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस झड़प में किसी बंदूक का इस्तेमाल ना हुआ हो और फिर भी जवानों की जानें गई हो, वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। यह झड़प करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक दुर्गम इलाके में हुई और कई जवान यहाँ से तेज बहती गलवान नदी में गिर पड़े, जहाँ का तापमान शून्य के करीब है। चीनी सैनिकों ने गुपचुप तरीके से भारतीय सैनिकों पर लोहे की रॉड से हमले किए, जिस पर जानबूझकर कई सारी लोहे की कीलें लगाई गई थी। यानी यह हमला भारतीय सैनिकों पर एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। भारत चीन सीमा पर ऐसा 45 सालों बाद हुआ है कि किसी झड़प में जवानों की मौतें हुई हों। इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। भारत का दावा है कि चीन सैनिकों का भी इस झड़प में नुकसान हुआ है और चीन के लगभग 40 से 50 जवान मारे गए, लेकिन इस बारे में चीन अपनी चुप्पी बनाए हुआ है। कुछ दिन पहले चीन ने गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन ना सिर्फ चीन ने अपना यह वादा तोड़ा, बल्कि 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया और अब भी चीन भारत को धोखा देने की फिराक में है। भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से तनाव चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद फिर एक बार इतना ज्यादा तनाव दोनों देशों के बीच देखा गया है। लेकिन भारत और चीन के बीच हुए इस विवाद का निपटारा तब हुआ था जब मिलिट्री के हाईएस्ट लेवल पर इन दोनों देशों के बीच 6 जून को बातचीत हुई और इन दोनों के बीच का यह मीटिंग पॉइंट लद्दाख में था। इसके बाद 9 जून को चीन ने अपने सैनिकों को लद्दाख के 4 इलाकों से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटा लिया। इसी के साथ भारतीय सेना ने भी अपने कुछ जवानों को पीछे कर लिया, जिसके बाद भारत और चीन के बीच यह विवाद 2-3 बिंदुओं पर सुलझ गया था। परंतु फिर भी भारत और चीन के बीच कुछ बिंदुओं पर मतभेद बरकरार है। लेकिन उसी बीच 7 जून रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन जो एक तरफ तो शांति का ढोंग करता है, परंतु दूसरी तरफ चीन का माउथपीस यानी कि उसका मुख्य अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ कुछ बहुत ही भड़काने वाले आर्टिकल्स और वीडियोस इंटरनेट पर शेयर करता है। और ये वीडियो है चीनी सेना के एक प्रदर्शन का, जिसमें दिखाया गया है कि चीन अपने सेंट्रल प्रांत हुबई से नॉर्थ वेस्टर्न तिब्बत तक अपनी सेना को कितनी जल्दी तैयार कर सकता है। ये वही इलाका है जहाँ पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने होते हैं, जो साफ दर्शाता है कि चीन एक तरफ तो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपनी ताकत की धौंस भारत और इस दुनिया के आगे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आपने आज तक किताबों, वीडियोस और हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि चीन सेना इस दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि चीन वास्तव में जितना ताकतवर दिखता है वह वास्तव में उतना ही ज़्यादा डरपोक है। तो शुरुआत करते हैं साल 2015 में हुई दक्षिणी सूडान की एक घटना से। हुआ यूं कि दक्षिणी सूडान में कुछ शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन जब हमलावरों ने उन शरणार्थियों पर हमला किया तो चीनी सिपाही डर के मारे अपने कैंप से बाहर ही नहीं आए। इसके बाद जब हमलावरों का विद्रोह और बढ़ गया तब चीनी सैनिक ये देखकर भाग खड़े हुए। इसके बाद उन शरणार्थियों को वापस छुड़ाने के लिए भारतीय सेना से मदद मांगी गई। तब भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए फिर से उस इलाके को अपने कब्जे में लेकर उन शरणार्थियों को आज़ाद कराया। तब UN कमांडर भारतीय सैनिकों से मिले और उन्होंने भारतीय सेना की उनकी इस बहादुरी के लिए तारीफ की
और भारतीय सेना को धन्यवाद कहा। इससे आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि यह भारत 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए सेना के दिए हुए स्टेटमेंट्स शायद मायने नहीं रखते, जिनमें सबसे टॉप पर हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। इन्होंने विनायकी के न्याय के लिए ना तो कोई कदम उठाया, ना ही कोई ट्वीट करना ज़रूरी समझा, परंतु भारत और चीन के इस सीमा विवाद पर वो अपनी राजनीति करना बिल्कुल नहीं भूलते और ट्वीट करके ऐसे सवाल पूछ डालते हैं, क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर सही में कब्जा किया है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सिर्फ हमें ही नहीं, कई लोगों को यह समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी हैं किसकी तरफ, भारत या चाइना, और वो उनसे ट्विटर पर ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन इस बारे में राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर बात की जाए 1962 की, तब भारत की हार का मुख्य कारण थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि राहुल गांधी के परनाना भी हैं। साल 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही सेना को महत्व ना देते हुए चीन से खतरे को इग्नोर किया। नेहरू ने ही तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता दे दी थी। इसके बाद चीन ऐसे ही भारत का राजनीतिक फायदा उठाता चला गया और अपने विस्तार को बढ़ाता गया। सिर्फ यही नहीं, नेहरू तब भी विस्तारवादी चीन को खुश करने में लगे रहे और अपनी जमीन को बंजर बताते हुए चीन को सौंप दिया। ऐसा करते करते अब तक 1,28,000 किलोमीटर के इलाके पर चीन कब्जा कर चुका है। और बीते 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने कभी भी अपने इस इलाके को वापस मांगने की कोशिश नहीं करी। ऐसे में राहुल गांधी का यह ट्वीट सचमुच में ही बेहद शर्मनाक है। नेहरू द्वारा चीन के राष्ट्रपति को अपना परमाणु संयंत्र दिखाना और हिंदी चीनी भाई भाई की गलती नेहरू को भारी पड़ी। अक्साई चीन में भी नेहरू ने चीन की हरकतों को इग्नोर किया। इसके बाद विस्तारवादी चीन यही नहीं रुका और उसने भारत पर हमला बोल दिया। तब भारतीय सैन्य ताकत LAC बॉर्डर पर चीनी सैन्य बल के आगे कमजोर थी। बात यहीं नहीं खत्म होती। नेहरू ने भारतीय वायुसेना को भी इस युद्ध में लड़ने की इजाज़त नहीं दी, जो कि चीनी वायुसेना के सामने ज़्यादा मजबूत थी। इस युद्ध में चीन को इस बॉर्डर का भी फायदा मिला। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ पर भारत की तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। और रही बात चीन की, तो एक तरफ तो चीन का इलाका कुदरती रूप से पठार है, इसलिए वहाँ पर सड़क और पुल बनाना आसान था और उन्होंने अपना यह काम साल 1950 से ही शुरू कर दिया था। लेकिन भारत ने इस पर लंबे वक्त तक काम ही नहीं किया और लास्ट 10 to 15 ईयर्स में इस पर काम होना शुरू हुआ और साल 2014 में न्यू गवर्नमेंट आने के बाद इस काम ने अपनी स्पीड पकड़ी। अब भारत बहुत तेज़ी से सड़कें और पुल बना रहा है, मगर अब भी भारत चीन से बहुत पीछे है, यानी LAC तक। यदि भारत को अपने इक्विपमेंट्स जैसे कि टैंक्स और आर्मर्स पहुंचाने हो तो इसमें भारत को समय लगेगा, परंतु चीन यह काम बहुत ही कम वक्त में और आसानी से कर लेगा। दरअसल 7 जून को ग्लोबल टाइम्स ने जो भी आर्टिकल्स और वीडियोस शेयर करे वो इसी बात को दर्शा रहे थे। ग्लोबल टाइम्स अपने इस कुदरती फ़ायदे को बार बार दिखाकर भारतीय सेना को चीनी सेना से कमज़ोर दिखाने में लगा हुआ है। चीनी सरकार अपने मुख्य पेपर ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ अपना प्रोपोगेंडा जारी रखे हुए है, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहता है ताकि भारत अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय बातचीत से ज़्यादा अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन करने में लगा हुआ था। और तो और यह चीन की आदत रही है कि वह अपनी ताकत का दिखावा करना कभी नहीं छोड़ता, लेकिन सच्चाई इसके उलट ही है। जो चीन अपनी 24 लाख की एक्टिव सेना का दावा करता है, वो अपनी सेना में साल 2015 से ही लोगों को रिटायर्ड कर रहा है, क्योंकि चीन के ज़्यादातर फौजी अब बूढ़े हो चले हैं। भारत में बुजुर्गों की संख्या मात्र 6% है, परंतु इसकी तुलना में चीन में बुजुर्गों की संख्या भारत की दुगनी यानी कि 12% है। यही कारण है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में अब 10 लाख से भी कम सैनिक हैं, जबकि भारत में सैनिकों की संख्या करीब 14 लाख है। 1979 से लेकर साल 2015 तक चीन में चली वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की सेना में मौजूद सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतानें हैं। इस कारण साइकोलॉजिकली उनमें देश भावना से ज़्यादा
अपने परिवार का उनके बिना अकेले रहने का डर सताता है। इसी के साथ चीनी सेना एक कम्युनिस्ट सेना भी है, जिसमें चीनी सरकार द्वारा लोगों को जबरदस्ती चीनी आर्मी में भर्ती किया जाता है और इसमें सभी नागरिकों को चीनी सेना में 2 वर्ष आवश्यक रूप से देने होते हैं, जिससे यहाँ के लोगों में राष्ट्र भावना भी कम होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 20% से ज्यादा सैनिक अनफिट हैं। यही नहीं, चीन के सैनिक अनुभवहीन यानी एक्सपीरियंस लेस हैं, क्योंकि चीन ने अपना आखिरी युद्ध 58 साल पहले साल 1962 में लड़ा था और वियतनाम वॉर में भी चीन की बुरी तरीके से हार हुई थी। और शायद ही उस समय का कोई सिपाही आज चीनी सेना में मौजूद हो जिसे युद्ध लड़ने का और युद्ध के मैदान में टिके रहने का कोई अनुभव हो। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी चीज़ को थियोरेटिकली पढ़ने और प्रैक्टिकली करने में लगभग ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चीन के साथ कुछ ऐसा ही है। जबकि भारत ने अपना आखिरी युद्ध 21 वर्ष पहले करगिल युद्ध लड़ा था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। इसके अलावा भारत के बॉर्डर हमेशा खुले रहते हैं और भारत समय समय पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस को अंजाम भी देता रहता है। और यदि भारत और चीन के बीच कभी भी फिजिकल वॉर होती है तो भारत चीन को इस युद्ध में हरा देगा, जो कि साफ दिखाता है कि भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है। और यह भारत साल 1962 का भारत नहीं बल्कि साल 2020 का भारत है। शांति चाहने वाला हमारा यह भारत किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। गलवान घाटी में हुए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा, वे मारते मारते मरे। ठीक इसी तरह के मजबूत शब्द प्रधानमंत्री ने तब कहे थे जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जो कुछ हुआ वो सब तो आपको अच्छे से याद होगा ही, और पाकिस्तान को तो और अच्छे से याद होगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए नहीं झुकने दिया कभी अपना सर। हमें नाज है देश के उन वीर जवानों पर। जय हिंद, जय भारत।